हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जांपल से समझते हैं। ए है और बी है। ए बी को कह रहा है कि मुझे अपना वन प्लस का फोन आपको ₹30,000 में बेचना है। बी कह रहा है ठीक है, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आपको 30,000 रुपीज दूंगा एंड आप मुझे अपना वन प्लस का फोन दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बन गया ए और बी के बीच में। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है उसका जब एंड होता है, जब ये रिलेशनशिप का एंड हो जाता है, जब ये टर्मिनेट हो जाता है, तब वो कहलाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तब कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसको समझते हैं। व्हेन the rights and obligations arising out of a contract are fulfilled by the parties, the contract is said to be discharged or terminated. जब दोनों पार्टीज, ए ने उसे वन प्लस का फोन दे दिया, बी ने एक को ₹30,000 दे दिया, दोनों ने अपना जो है वो ऑब्लिगेशंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस फुलफिल किया, तो वो हो गया डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया और टर्मिनेटेड। ठीक है, टर्मिनेटेड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट का एंड हो गया। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, तो जब भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का टर्मिनेशन होगा, एंड होगा, तभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। A contract may be discharged in any of the following ways। तो ये सारा तरीका है जिसके वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज होता है। पहला है बाय परफॉर्मेंस, यानी कि अभी जो एग्जांपल था, दोनों ही पार्टीज, ए ने उसे वन प्लस का फोन दिया, बी ने ए को ₹30,000 दिया, दोनों ही पार्टीज ने अपना राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कंप्लीट किया, परफॉर्म किया कॉन्ट्रैक्ट को, और फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आगे है बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट, फिर है बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारा जो पॉइंट है, ये 3 4 5 पॉइंट्स जो है वो है बाय नॉन परफॉर्मेंस। ठीक है, पहला पॉइंट तो है बाय परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ। और ये सारा पॉइंट जो है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये सारा जो पॉइंट्स है। तो वो हम लोग आगे एक एक करके सारा टॉपिक्स देखते हैं। आगे देखते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, यानी कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस करने से, पार्टीज का परफॉर्म करने से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज होता है। तो पहला एक्चुअल परफॉर्मेंस। इस केस में दो पार्टीज रहते हैं एंड दोनों ही पार्टीज अपना जो ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल करते हैं विद इन द टाइम एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम में ही उन लोग अपना जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करते हैं, और जिस तरीके से करना है उसी तरीके से उन लोग वो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। और ये करने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है, द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड और स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। दोनों ही पार्टीज अपना राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हो जाता है डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, आगे है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर। इसमें क्या होता है, दो पार्टीज है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। प्रोमिसर जो है वो ऑफर करता है टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो ऑफर करता है, वो परफॉर्म करने के लिए अटेम्प्ट करता है, लेकिन जो प्रोमिसी है, द प्रोमिसी डज नॉट एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। ठीक है, जो प्रोमिसी है वो रिजेक्ट कर देता है परफॉर्मेंस को। तो ये हो जाता है आपका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर। आगे है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। तो यहाँ पे है, सिंस कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है एग्रीमेंट से, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट का जो डिस्चार्ज है वो भी हो सकता है एग्रीमेंट के थ्रू बिटवीन द सेम पार्टीज। और सेक्शन 62 एंड 63 डील करता है with this subject and provide for the following methods of discharging a contract by mutual agreement। तो ये सारा मेथड्स है जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, पहला है नोवेशन, दूसरा है ऑल्टरेशन, देन रिसिशन, देन रेमिशन, देन वेवर। आगे देखते हैं एक एक करके ये सारा। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। पहला है नोवेशन। तो नोवेशन में क्या होता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट करता है फॉर एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस करता है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को, जो कॉन्ट्रैक्ट पहले से है। और इसमें क्या होता है, ईदर बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन डिफरेंट पार्टीज।
तो एग्जाम्पल देखते हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं 1+ का। ठीक है, ए और बी के बीच में है ये कॉन्ट्रैक्ट। ए 1+ दे रहा है बी को एंड बी बदले में उसको बी को ₹30,000 देना है टू ए। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो बी है वो 20,000 दिया ए को, लेकिन 10,000 वो बोला वो बाद में पे करेगा। ठीक है, और दूसरा एक सिचुएशन है जहाँ पे सी और बी है, जहाँ पे सी बोरो किया है बी से ₹10,000। तो यहाँ पे 10,000 है दोनों ही केसेस में। एक केस में बी को देना है 10,000 टू ए, दूसरे केस में सी को देना है 10,000 टू बी। तो यहाँ पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है ए एंड सी के बीच में। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, जो सी जो है, जो 10,000 है जो बी को देना था, वो 10,000 वो ए को देगा। ठीक है, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि एनीवेज एट लास्ट पैसा आना चाहिए 10,000 ए के पास। एक जगह ए डेटर है और दूसरी जगह ए क्रेडिटर है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना इन प्लेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। तो जो एग्जांपल मैंने समझाया उसमें पार्टीज चेंज हुए। ठीक है, पहले ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था एंड बी एंड सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना उसमें पार्टीज चेंज हुए एंड कॉन्ट्रैक्ट बना ए एंड सी के बीच में। एंड ये नोवेशन तभी होगा जब म्यूचुअल कंसेंट है। ठीक है, दोनों ही पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। आगे है ऑल्टरेशन। तो ऑल्टरेशन में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा जो मटेरियल टर्म्स है ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वो वो चेंज होता है, वो ऑल्टर होता है बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का कुछ टर्म्स होता है, अगर उस टर्म्स में कुछ चेंजेस आए बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज, तो वो हो जाता है ऑल्टरेशन। ठीक है, और नोवेशन में क्या था, देयर मे बी चेंज इन पार्टीज। ठीक है, और नोवेशन में पार्टीज का चेंज था, लेकिन ऑल्टरेशन में पार्टीज वही रहते हैं, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो ए और बी के ही बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लेकिन बस टर्म्स ऑल्टर होगा। ठीक है, आगे है रिसिशन। रिसिशन में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एंड हो जाता है बिफोर द परफॉर्मेंस। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में कम टू एन एंड एंड इट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। और ये जो एंड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो हो जाता है बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। परफॉर्म करने से पहले ही पार्टीज, दोनों ही पार्टीज एग्री करते हैं कि ओके, यू विल ऑल्सो नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, आई विल ऑल्सो नॉट परफॉर्म। तो ये हो जाता है रेसिशन। आगे है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है, एक पार्टी फाइन रहता है अगर दूसरा पार्टी उसको 50,000 रुपीज देना है, और बदले, लेकिन वो 50,000 के बदले 30,000 दे रहा है, तो जो पार्टी, दूसरा पार्टी है, वो ओके रहेगा, उसको कम पैसा भी मिलेगा तो वो ओके रहेगा। सपोज एक्स एंड वाई है, एक्स बोरो किया है 50,000 वाई से, और जब परफॉर्म करने का टाइम आया तो एक्स सिर्फ 30,000 दे रहा है वाई को, एंड वाई भी बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ लेसर अमाउंट ही। ठीक है, और ऐसे में दोनों ही पार्टी का एग्रीमेंट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो जाएगा। आगे है वेवर। तो वेवर में क्या होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को फॉरगिव कर देता है, उसका जो भी ड्यूटी है, जो भी ऑब्लिगेशन है, वो कह देता है कि ओके, तुमको परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो दूसरा पार्टी है उसका सारा ऑब्लिगेशंस रिलीज हो जाता है, और इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका डिस्चार्ज हो जाता है। आगे है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। तो अगर जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, जो ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन है, वो परफॉर्म नहीं हुआ विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड दोनों ही पार्टीज अपना जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म नहीं किए विद इन द टाइम लिमिट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड एंड द प्रोमिसी फेल्स टू टेक एनी एक्शन within the period of limitation as per Limitation Act 1963, then the contract is terminated or discharged by lapse of time. The period of limitation for recovering the debt is 3 years and 12 years for the recovery of immovable property. डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि कौन कौन सा केसेस है जब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पहला है डेथ।
तो डेथ में क्या है कि where the contract is of a personal nature, the death of the promisor discharges the contract. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो प्रोमिसर है वो उसका पर्सनल स्किल्स पे बेस्ड है वो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर किसी को डांस परफॉर्म करना है एंड उस दिन उस प्रोमिसर का डेथ हो गया, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का एंड हो जाएगा, सिंस वो परफॉर्मेंस जो है वो उसके पर्सनल स्किल पे बेस्ड है। ठीक है, आगे इंसॉल्वेंसी। A contract is discharged by the insolvency of one of the parties to it when an insolvency court passes an order of discharge exonerating the insolvent from liabilities on debts incurred prior to his adjudication. तो यहाँ पे क्या है, कोई भी पार्टनर अगर पार्टी इंसॉल्वेंट है, यानी कि वो केपेबल नहीं है अपना बिल्स या ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने के लिए, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आगे है मर्जर, वेयर एन इंफीरियर राइट contract merges into a superior right contract. The former stands discharged automatically. तो इसका क्या, इसको एग्जांपल से देखते हैं। सपोज ए रेंट लिया हुआ है एक फ्लैट फॉर 3 इयर्स, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि वो 3 साल तक वो फ्लैट में रहेगा, लेकिन 3 साल हुआ नहीं, वो 2 साल में ही वो फ्लैट खरीद लिया, तो उसका जो ऑब्लिगेशंस है टू पे द रेंट फॉर द अदर 1 ईयर, वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि वो फ्लैट खरीद लिया है, तो वो होता है मर्जर। आगे है अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट। A contract is discharged if one party alters a term and conditions such as quantity or price of the contract without the consent of the other party. तो इस केस में दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और जो एक पार्टी है वो बिना ही दूसरे पार्टी का बात जाने, बिना ही दूसरे पार्टी से बात किए, बिना ही उससे एग्रीमेंट किए, एग्री किए या उसका कंसेंट लिए, वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट का वो अपने ही अकॉर्डिंग ऑल्टर कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है ना, तो वो उसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। आगे है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड होना है तो उसके लिए उसका परफॉर्मेंस होना जरूरी है, ठीक है ना, वो द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे है बट समटाइम्स ड्यू टू सम रीजंस द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल, ठीक है। इन सच सिचुएशन the contract is discharged on the ground of impossibility of performance। और कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल होने का दो तरीका है। पहला है प्री कॉन्ट्रैक्चुअल और इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड दूसरा है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। तो यहाँ पे ये कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि कोई भी एग्रीमेंट अगर इम्पॉसिबल है उसको करना तो वो ऐसे ही वॉइड है, ठीक है, वो ऑलरेडी वॉइड है। जैसे कि मैजिक, कोई बोलेगा कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ कि मैं मैजिक से आपको एक घर ला कर दूंगा, तो ये ऑब्वियसली वॉइड है, दिस बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करने को। दूसरा है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे है द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ द सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। तो इसमें देखते हैं दैट एक्ट शुड हैव बीन इम्पॉसिबल, the impossibility should be caused by some event which the promisor could not prevent, that the impossibility should not be self-induced by the promisor or due to his negligence। तो ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया है लेकिन वो बाद में वॉइड हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए को अपना लैपटॉप बेचना है टू बी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पैसा भी डिसाइड हो गया कि ए को कितना पैसा लेना है और कितने में बेचना है, बी और ए दोनों ही एग्री कर गया और ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये इम्पॉसिबल सपोज जो लैपटॉप है वो चोरी हो गया, तो क्या हो गया इसमें, दैट द एक्ट शुड हैव बिकम इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जो परफॉर्मेंस है वो हो गया इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते क्योंकि जो लैपटॉप है उसका चोरी हो गया। दूसरा है दैट इम्पॉसिबिलिटी शुड बी कॉज्ड बाय सम इवेंट व्हिच द प्रॉमिसर कुड नॉट प्रिवेंट। ये प्रॉमिसर के हाथ में नहीं था, ठीक है ना, वो चोरी हो गया, प्रॉमिसर नहीं कुछ कर सकता है।
तो और वो अब परफॉर्म भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास लैपटॉप नहीं है, एंड लैपटॉप ही मेन सब्जेक्ट मैटर था, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट का। तो सेकंड पॉइंट है इसका एग्जाम्पल का। दूसरा है दैट द इम्पॉसिबिलिटी शुड नॉट बी सेल्फ इंड्यूस्ड बाय द प्रोमिसर और ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस। तो इसमें जो प्रोमिसर है उसका केयरलेसनेस या उसका उसका इंटेंशन नहीं था चोरी करवाना, अगर ऐसा इंटेंशन है तो डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है कोई भी सिचुएशन में, तो वो उससे हो जाएगा आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे है अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस। यानी कि हम लोग ये सारा केसेस देखेंगे जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग या फिर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बन तो गया है लेकिन उसके बाद में जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट का वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है अगर वही डिस्ट्रॉय हो गया तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है, और इसमें जो प्रोमिसर एंड प्रोमिस ये दोनों की ही गलती नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बाइक है, बाइक के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना है, बाइक है सब्जेक्ट मैटर, और ये कॉन्ट्रैक्ट बना है कि एक को बाइक देना है और दूसरे को बाइक खरीदना है, पैसा देना है उसके बदले। तो यहाँ पे अगर बाइक ही नहीं रहा, बाइक ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट का एंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड। आगे है डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी ऑफ प्रोमिसर। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि जो प्रोमिसर है उसको कुछ परफॉर्म करना है, उसका पर्सनल स्किल और क्वालिफिकेशन, उसका जो पर्सनल नेचर है उस पे बेस्ड है ये कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि कोई प्रोमिसर है जिसको पैसा दिया गया, बोला गया कि कल आप आइएगा एंड आपको गाना गाना है स्टेज पे, तो ये जो प्रोमिसर है उसका स्किल पे बेस्ड है, ठीक है, ये पर्सनल नेचर का है। तो इस केस में अगर वो जो सिंगर है अगर उसका डेथ हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। आगे है चेंज ऑफ लॉ। तो यहाँ पे सपोज कॉन्ट्रैक्ट बना है ए और बी के बीच में कि ए जो है वो लैंड बेच रहा है बी को। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट जो है, बाद में पता चला जो गवर्नमेंट है वो ये लैंड खरीद लिया है फॉर सम ऑफिशियल पर्पस, तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। आगे है आउटब्रेक ऑफ वॉर। तो इसमें क्या होता है अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है और फिर बाद में डिक्लेयर हुआ कि वो दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सस्पेंड हो जाएगा, उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। लेकिन लिखा हुआ हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिवाइव्ड आफ्टर द वॉर इज ओवर। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाद में उसको फिर से रिस्टोर किया जा सकता है जब वॉर खत्म हो चुका है कंट्रीज के बीच में। आगे है फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस। तो यहाँ पे क्या है, सपोज एक्स एंड वाई है, उन लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है कि एक्स जो है उसको हॉल बुक करना है क्योंकि कोई पॉलिटिशियन आ रहे हैं एंड उनको स्पीच देना है वहां पे, तो उस पर्पज से उसको हॉल बुक करना है। और एक्स एंड वाई दोनों ही अवेयर है कि हॉल किस पर्पज के लिए बुक किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, अगर सपोज किसी रीजन से वो पॉलिटिशियन जो है वो मे बी बीमार पड़ गए और वो नहीं आ पाए स्पीच देने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेन पर्पस है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने का, वो हॉल बुक करने का, वो ही फेल कर गया। यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शंस नहीं हुआ, कोई प्रॉपर्टी का डिस्ट्रॉय नहीं हुआ कोई प्रॉपर्टी, लेकिन जो अल्टीमेट पर्पस है वो फेल हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज्ड। आगे है केसेस नॉट कवर्ड बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या फिर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। यानी कि ऐसा कौन कौन सा केसेस है जो होगा जिसके होने से कोई एक्सक्यूज नहीं बनता है परफॉर्मेंस का इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। यानी कि ये केसेस के होने के बावजूद भी जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है वो करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन है उसको परफॉर्म करना है। अगर नहीं परफॉर्म किया पार्टी ने तो जो भी डैमेजेस है वो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो पहला लाइन में यहाँ पे ही दैट एग्रीज टू डू एन एक्ट मस्ट डू इट और पे damages फॉर नॉट डूइंग इट इज द जनरल रूल ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो भी प्रोमिसर है अगर वो एग्री किया है कि उसको जो ड्यूटी है वो करना है तो उसको वो करना ही है, and अगर वो नहीं किया तो जो भी डैमेजेस है उसके लिए उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है।
तो वही चीज़ है, thus unless the performance becomes absolutely impossible, a person is bound to perform any obligation which he has undertaken and cannot claim to be excused by the mere fact that the performance has subsequently becomes unexpectedly burdensome, more difficult or expensive। तो उसको कोई भी ऐसा रीजन नहीं देना है कि जो परफॉर्मेंस करना है वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है या बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, ऐसा कुछ रीजन या एक्सक्यूजेस नहीं देना है। तो देखते हैं कौन कौन सा केसेस है ऐसा। पहला है डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर कोई भी जो प्रोमिसर है वो बोल रहा है कि ये परफॉर्म करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जा रहा है, बहुत एक्सपेंसिव है, और ऐसे एक्सक्यूजेस बना रहा है, तो ये रीजंस नहीं है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ये कुछ वैलिड रीजन नहीं है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हो सकता है। आगे है कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे जो प्रोमिसर है वो उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट करने से, या उसके लिए बहुत रिस्क हो जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, तो ये भी कोई रीजन नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर बन गया है तो परफॉर्मेंस के टाइम में अगर ऐसा कुछ रीजन आया, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गया, प्राइस अचानक से प्राइजेस में चेंज हो गया, तो ये कोई रीजन नहीं है, प्रोमिसर जो है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। आगे है स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, राइट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंसेस। तो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हड़ताल हो रहा है या है ना लॉकआउट्स हो रहा है, सिविल डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इस सब केसेस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका परफॉर्मेंस होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया ये बोल के कि नहीं उस टाइम स्ट्राइक लग गया था या लॉकआउट हो गया, तो ऐसे केसेस में जो प्रोमिसर है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, उसको जो भी डैमेजेस है उसके लिए कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। आगे है इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी। तो सपोज ए प्रॉमिस किया है बी को कि उसको गुड्स डिलीवर करेगा किसी दिन पे, ठीक है, मतलब वो प्रॉमिस किया है बी को कि उसको डिलीवर करेगा गुड्स, एंड जो गुड्स है जो गुड्स बनाता है वो एक्चुअली बनाता है सी। सी जो है सी मैन्युफैक्चर करता है वो गुड्स, तो सी हो गया थर्ड पार्टी। तो सपोज थर्ड पार्टी जो सी है जो मैन्युफैक्चरर है वो किसी रीजन से वो परफॉर्म नहीं कर पाया अपना, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पाया, वो गुड्स नहीं दे पाया ए को, तो सिंस ए के पास गुड्स नहीं है ए डिलीवर नहीं कर पाएगा बी को, तो ये भी कहा जाता है कि ये भी कोई रीजन नहीं है। अगर नहीं दे पाया ए बी को गुड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट बना था कि ए गुड्स डिलीवर करेगा टू बी, ये अगर नहीं हुआ जो भी रीजन थर्ड पार्टी के रीजन से, तो जो भी लॉस हुआ है बी का वो उसको ए को कंपनसेट करना पड़ेगा। आगे है पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी। तो पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी में क्या है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है जिसका ऑब्जेक्टिव एक से ज्यादा है, तो उस केस में अगर एक ऑब्जेक्टिव परफॉर्म नहीं हो पाया या फुलफिल नहीं हो पाया, तो वो कोई रीजन नहीं है कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करे, कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वैलिड रहेगा, बस एक ऑब्जेक्टिव के फेल होने से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ये सारा था केसेस नॉट कवर्ड बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये सारा एक्सेप्शंस था। आगे देखते हैं डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का क्या मतलब है? ब्रीच का मतलब है एन एक्ट दैट ब्रेक्स एन एग्रीमेंट, ठीक है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है पार्टीज के बीच में एंड एक पार्टी अपना जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है वो परफॉर्म नहीं किया, वो परफॉर्म करने से वो फेल कर गया, तो वो हो जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसने कमिट किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे जो एग्रीव्ड पार्टी है यानी कि पार्टी जिसकी गलती नहीं है, वो स्यू कर सकता है फॉर डैमेजेस, ठीक है, दूसरे पार्टी का को स्यू कर सकता है फॉर डैमेजेस क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। और ये दो तरीके से हो सकता है, पहला है एंटिसिपेटरी ब्रीच, दूसरा है एक्चुअल ब्रीच। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनता है, उसके बाद जब उसका परफॉर्म करने का टाइम आता है उससे पहले ही कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देता है, ठीक है, वो होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो ये दो तरीके से होता है, एक्सप्रेसली बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना, सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, ए बोल रहा है बी को कि वो 100 बैग्स ऑफ व्हीट डिलीवर करेगा मार्च को, ठीक है, 1 मार्च को वो डिलीवर करेगा, लेकिन वो मार्च परफॉर्मेंस का टाइम आने से पहले ही फेब में ही वो बोल दिया बी को कि मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा गुड्स। तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसके बाद वो परफॉर्मेंस से पहले
उसने अपने वर्ड से ये बोल दिया या रिटन उसने सेंड कर दिया टू बी कि आई कांट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है इम्प्लाइडली बाय द कंडक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। तो यहाँ पे हियर अ पार्टी बाय हिज ओन वॉलेंट्री एक्ट डिसेबल्स हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सपोज ए और बी है, ए कह रहा है बी को कि वो उसको कार सेल करेगा अपना, लेकिन जब परफॉर्मेंस का टाइम आया तो पता चला ए जो है वो उस सी को सेल कर दिया है कार ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ एन एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो यहाँ पे देखते हैं अगर जो भी ब्रीच है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उस केस में एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ, तो उस केस में जो प्रोमिसी है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जो इनोसेंट पार्टी है जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को मान सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, एंड जो दूसरा पार्टी है उसको स्यू कर सकता है फॉर डैमेजेस क्योंकि उसने ब्रीच किया, एंड उसे वेट करने का जरूरत नहीं है ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस का, क्योंकि एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है, परफॉर्मेंस होने के पहले ही, जिस दिन डेट ऑफ परफॉर्मेंस के पहले ही ब्रीच हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, तो उसको डेट ऑफ परफॉर्मेंस का वेट करने का जरूरत नहीं है। दूसरा है कि वो चाहे तो वो कैंसिल नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को और वेट कर सकता है फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर सेकंड है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, हमने अभी तक पढ़ा एंटिसिपेटरी ब्रीच के बारे, अब एक्चुअल ब्रीच क्या होता है। एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, एक्चुअल ब्रीच refers to the failure to perform contractual obligations on the due date or during the course of performance. Failure to perform obligations is the most common form of breach. तो एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो एक पार्टी फेल करता है परफॉर्म करने के लिए ऑन द ड्यू डेट, जिस डेट को, जिस दिन उसको परफॉर्म करना है उसी दिन वो ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट, उसी दिन वो परफॉर्म नहीं करता है। सपोज एक्स को डिलीवर करना है गुड्स टू बी 15 मार्च को, और 15 मार्च को ही उसने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, उसने परफॉर्म नहीं किया, तो इसको कहते हैं एक्चुअल ब्रीच, और ये काफी कॉमन है, ठीक है, ये ब्रीच को कहा जाता है, ये काफी कॉमन फॉर्म ऑफ ब्रीच है। आगे, इफ द प्रोमिसर हैज परफॉर्म्ड part of the contract and then refuses or fails to deliver the remaining goods, it is also actual breach of contract, ठीक है। तो अगर बात हुआ है 100 बैग्स ऑफ व्हीट डिलीवर करने का और उसके बदले उसने सिर्फ 80 बैग्स ऑफ व्हीट डिलीवर किया, तो ये भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसने पूरा ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं किया, ठीक है ना, वो बस पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया, तो ये भी एक्चुअल ब्रीच होगा। तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वेज इन विच कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिस्चार्ज्ड। सो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।